हाँ, तो देखो कणिकामय या ग्रेन्युलोसाइट WBC है, ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 एसिडोफिल, नंबर 2 बेसोफिल और नंबर 3 न्यूट्रोफिल। अब देखो सबसे पहले एसिडोफिल या इसको इओसिनोफिल भी कहते हैं। एसिडोफिल या इओसिनोफिल्स। एसिडो या इओसिनोफिल्स। एसिड यानी क्या होता है? अम्ल। तो देखो इन WBC को अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित करने पर ये लाल या गुलाबी रंग की दिखाई देती है। एसिडोफिल्स को अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित करने पर ये लाल या गुलाबी रंग की दिखाई देती है। और वो अम्लीय अभिरंजक कौन सा है? तो ध्यान रखना इओसिन। यानी एसिडोफिल्स को किस अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं? तो याद रखना इओसिनोफिल्स है, इओसिन से। इओसिनोफिल से इनको अभिरंजित करने पर या लाल या गुलाबी रंग की हो जाती है। पीछे अपन ने पढ़ा था कि जो ग्रेन्युलोसाइट WBC होती है उनका केंद्रक बहुपालित होता है। कैसा होता है? बहुपालित। तो एसिडोफिल्स है, इनका केंद्रक द्विपालित होता है, यानी 2 पालियों में विभक्त होता है। तीसरी बात, परजीवी संक्रमण और एलर्जी से ये हमारी सुरक्षा करती है। यानी जो एसिडोफिल्स WBC है ये हमारे शरीर की परजीवी संक्रमण और एलर्जी से सुरक्षा करती है। एलर्जी के दौरान ये हिस्टामिन का स्राव करती है। अब देखो कोशिका भक्षण और एक है कोशिका पारण। कोशिका भक्षण और कोशिका पारण। कोशिका पारण का मतलब होता है किसी कोशिका की भित्ति के आर पार जाना। तो कोशिका भक्षण और कोशिका पारण की क्षमता एसिडोफिल्स में कम होती है। तो ध्यान रखना एसिडोफिल्स को अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित करते हैं तो ये लाल या गुलाबी रंग की दिखाई देती है। इनका केंद्रक द्विपालित होता है। परजीवी संक्रमण और एलर्जी से ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। एलर्जी के दौरान ये हिस्टामिन का स्राव करती है और इनमें कोशिका भक्षण और कोशिका पारण की क्षमता कम होती है। अब देखो ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा प्रकार है बेसोफिल्स। बेस का मतलब क्या होता है? क्षार। इसका मतलब ये क्षारीय अभिरंजक से क्या होगी? अभिरंजित। तो बेसोफिल को क्षारीय अभिरंजक से, अब क्षारीय अभिरंजक कौन सा? मिथाइलिन ब्लू। तो बेसोफिल को क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है। अब देखो इनका जो केंद्रक है 2 से 3 पालियों का बना होता है। यह इनका केंद्रक 2 से 3 पाली युक्त होता है। यह हिस्टामिन और हिपेरिन का स्राव करती है। बेसोफिल्स क्या करती है? हिस्टामिन और हिपेरिन का स्राव करती है। संख्या में सबसे कम WBC, यानी जो कुल WBC है उनमें संख्या में सबसे कम कौन सी होती है? तो याद रखना बेसोफिल्स। इसके बाद तीसरा प्रकार है न्यूट्रोफिल्स। यानी न्यूट्रोफिल्स का मतलब है उदासीन रंजी। उदासीन रंजी यानी इनको अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित करने पर ये हल्के बैंगनी रंग की अभिरंजित हो जाती हैं। तो दोनों से यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? उदासीन रंजी या न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का केंद्रक है 3 से 5 या 3 से 7 पाली युक्त होता है। 3 से 5 या 3 से 7 पाली युक्त होता है। अब देखो जो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। इधर एसिडोफिल्स में कोशिका पारण की क्षमता नहीं होती है, लेकिन न्यूट्रोफिल में कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। मतलब ये कोशिका की भित्ति के आर पार आ सकती हैं और जा सकती हैं। तो
तो ये क्षमता किसमें पाई जाती है? केवल न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है। ये सर्वाधिक WBC यानी जो कुल WBC है उनमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC कौन सी है? तो याद रखना न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा WBC न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। ये तो कौन सी हो गई? ग्रेन्युलोसाइट या कणिका में WBC। अब इसके बाद देखो WBC का दूसरा प्रकार। WBC का दूसरा प्रकार है एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट यानी को बोल दो कणिका में WBC। कणिका में WBC। अब देखो कणिका में क्यों बोलते हैं? तो इनके कोशिका द्रव्य में, इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का क्या होता है? अभाव, या इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं और कणिकाएं अनुपस्थित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? एग्रेन्युलोसाइट या कणिका में WBC। अब देखो इनका केंद्रक कणिका में WBC का केंद्रक एक पालित होता है। केंद्रक कैसा होता है? एक पालित होता है, इसलिए इनको मोनोन्यूक्लियर WBC भी कहते हैं। मोनोन्यूक्लियर WBC भी कहते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट WBC थी उनका केंद्रक बहुपालित होता है, इसलिए उनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC कहते हैं। और एग्रेन्युलोसाइट या कणिका में WBC का केंद्रक एक पालित होता है, इसलिए इनको मोनोन्यूक्लियर WBC भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति या निर्माण कहां होगा? तो इनकी उत्पत्ति या निर्माण अस्थि मज्जा, एक तो कहां होगा? अस्थि मज्जा में होगा। एक होगा प्लीहा में, कहां होगा? प्लीहा में। और एक होगा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। तो उत्पत्ति देखना यहां पर 3 जगह है, अस्थि मज्जा, प्लीहा और थाइमस ग्रंथि। जो ग्रेन्युलोसाइट WBC थी उनकी उत्पत्ति या निर्माण कहां होता है? केवल अस्थि मज्जा में। ये अस्थि मज्जा में भी बढ़ती है, प्लीहा में भी बढ़ती है और थाइमस ग्रंथि में भी बढ़ती है। अब देखो ग्रेन्युलोसाइट WBC 3 प्रकार की थी और ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। नंबर 1 देखो, पहली है मोनोसाइट्स। नंबर 1 पहली कौन सी है? मोनोसाइट्स। तो देखो आकार में सबसे बड़ी WBC होती है। आकार में सबसे बड़ी WBC, संख्या की बात नहीं है यहां पर, आकार की बात हो रही है। तो आकार में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट से होती है। ठीक है। स्वभाव से भक्षकाणु प्रवृत्ति की होती है। स्वभाव से कैसी होती है? भक्षकाणु। भक्षकाणु का मतलब होता है जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करना। यानी जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है ये उनको खाकर के क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो स्वभाव से कैसी होती है? ये भक्षकाणु प्रवृत्ति की होती है। तो बड़ा आकार और भक्षकाणु प्रवृत्ति होने के कारण इनको मैक्रोपोलिसमैन भी कहते हैं। मैक्रोपोलिसमैन। मैक्रोपोलिसमैन किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना, मैक्रोपोलिसमैन
मोनोसाइट्स को कहते हैं। ठीक है, इनको रक्त की सफाई कोशिकाएं भी कहते हैं। मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं? रक्त की सफाई कोशिकाएं। सफाई कोशिकाएं। मोनोसाइट्स को क्या बोलेंगे? रक्त की सफाई कोशिकाएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मृत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका नष्ट करने का काम करती है। तो रुधिर को ये क्या करती है? स्वस्थ साफ बनाती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रक्त की सफाई कोशिकाएं। मैक्रोपोलिस में बक्षकाणु और आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। तो ये तो हो गया एग्रेन्युलोसाइट का पहला प्रकार। अब इसके बाद देखो दूसरा प्रकार। एग्रेन्युलोसाइट का दूसरा प्रकार कौन सा है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लसीकाणु। लिम्फोसाइट या लसीकाणु। अब देखो जो लसीकाणु होते हैं या लिम्फोसाइट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब दो प्रकार कौन से हैं? तो यहां देखो, लिम्फोसाइट दो प्रकार। नंबर 1 टी लिम्फोसाइट। नंबर 1 क्या है? टी लिम्फोसाइट। देखो इनका निर्माण, टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट का निर्माण तो कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग होती है या इसका जो परिपक्वन होता है वो कहां होता है? थाइमस ग्रंथि में। तो निर्माण अस्थि मज्जा में और परिपक्वन या इसकी ट्रेनिंग कहां होती है? थाइमस ग्रंथि में होती है। थाइमस ग्रंथि में होती है। तो ध्यान रखना, टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और इसका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। अब देखो टी लिम्फोसाइट है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो टी लिम्फोसाइट जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। टी लिम्फोसाइट क्या करती है? जीवाणुओं को नष्ट। टी लिम्फोसाइट क्या करती है? जीवाणुओं को नष्ट करती है। इसके बाद लिम्फोसाइट का दूसरा प्रकार है वो है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स। अब ये बी लिम्फोसाइट है, इसका निर्माण और परिपक्वन दोनों ही कहां होते हैं? अस्थि मज्जा। निर्माण और परिपक्वन दोनों ही कहां होंगे? अस्थि मज्जा में। और बी लिम्फोसाइट है, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है। बी लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडी का निर्माण। तो एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली डब्ल्यूबीसी है बी लिम्फोसाइट है। तो ध्यान रखना, टी लिम्फोसाइट तो जीवाणुओं को नष्ट करती है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये इसी के साथ अपनी डब्ल्यूबीसी कंप्लीट। धन्यवाद।